Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Askar, your biology expert. होम्योस्टेसिस एंड थर्मोरेगुलेशन। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस क्या है, इसको जब हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैकेनिज्म देखिए होम्योस्टेसिस के, तो होम्योस्टेसिस के तीन मैकेनिज्म्स हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। Osmoregulation क्या है? It is the mechanism of regulation generally between organism and its environment of solute and the gain or loss of water is osmoregulation. So अगर हम अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें कि जब हमने होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया तो होम्योस्टेसिस क्या है? That is the protection of internal environment from the harms of changes in external environment. तो अब osmoregulation क्या बता रहा है? इट इज मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान में किस चीज का, सलूट का और वाटर के गेन और लॉस का। इसका मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर वाटर की शॉर्टेज है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वहां से वाटर जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में एंटर होता है थ्रू ऑल द मैकेनिज्म, जो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। सो नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। दैट इज अ मैकेनिज्म व्हिच एलिमिनेट्स मेनली नाइट्रोजीनस वेस्ट थ्रू यूरिनेशन, इसको कहते हैं हम एक्सक्रीशन। और थर्मोरेगुलेशन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। ये भी हम डिस्कस करेंगे, टॉलरेबल रेंज क्या होती है, उसको थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। नाउ व्हाट अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म को जब हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ चेंज and signaling for effective response to the control system, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब डिटेक्ट कौन कर रहा है? डिटेक्ट रिसेप्टर कर रहे हैं, और उसके बाद जो है सिग्नल टू इफेक्टर। इफेक्टर कौन है? मसल्स हैं एंड ग्लैंड्स हैं जो कंट्रोल सिस्टम के रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब फीडबैक जो मैकेनिज्म्स हैं उसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें सेम रिस्पॉन्स आता है, सेम इफेक्टर्स रिस्पॉन्स आता है टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो रिसेप्टर उसे मैसेज कन्वे करेगा उस जैसा ही रिस्पॉन्स आए। और नेगेटिव क्या होता है? जिसमें इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स आता है। टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So now you can see the difference between the physical control system and the living control system. फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के थ्री कंपोनेंट्स हैं: सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड ऑन एंड ऑफ स्विच। लिविंग कंट्रोल सिस्टम के भी थ्री कंपोनेंट्स हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। इन द केस ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो सेंसर हैं वो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर चेंज फ्रॉम अ सेट पॉइंट। इन द केस ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर चेंज फ्रॉम अ सेट पॉइंट। लाइक अगर हम अपनी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर रेंज की बात करें तो वो 36.1 से 37.8 होता है डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इस सेट पॉइंट से कोई चेंज आएगा तो रिसेप्टर उसे डिटेक्ट करेंगे। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में जो सेंसर हैं वो सेंड करेंगे सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर। लिविंग कंट्रोल सिस्टम में जो रिसेप्टर हैं वो सेंड करेंगे सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर फॉर द एक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम एंड वाइस वर्सा। In the case of physical control system, the control center take action by switching on or off heating or cooling units in response to drop or rise in the temperature compared to set point respectively. जैसे हम जो एयर कंडीशन होता है उसका जो टेम्परेचर है वो जब 26 पे सेट कर देते हैं तो जब रूम का टेम्परेचर 26 हो जाता है तो वो ट्रिप कर जाता है,
उसके बाद जैसे ही उसका टेम्परेचर 27 हो जाता है तो वो दोबारा से स्विच ऑन हो जाता है, यानी कि उसका कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। इस तरीके से जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है उसमें जो कंट्रोल सिस्टम है वो सेंड करता है मैसेज टू इफेक्टर फॉर रिस्पॉन्स। और हमारी बॉडी में दो तरह के इफेक्टर्स होते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लाइक आयरन, फ्रिजेस एंड ओवन। लिविंग कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल है बॉडी। So now we will discuss in detail the thermoregulation in mammals. So as we know, the normal body temperature is 36.1 to 37.8. ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो अगर इसमें इम्बैलेंस होता है, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एक्सरसाइज के वक्त या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर और सेंड करेंगे मैसेज टू द कंट्रोल सेंटर दैट इज ब्रेन। और ब्रेन में जो थर्मोस्टेट होता है इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके नतीजे में वो क्या कुछ कर सकता है। स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वेजो डायलेशन हो जाएगी, वो डायलेट कर जाएंगी। जब वो डायलेट कर जाएंगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो हीट डिसिपेट होगी, हीट रिलीज होगी। इस तरीके से स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब स्वेटिंग होगी तो उससे एवेपोरेटिव कूलिंग हो जाएगी। इस तरीके से पैंटिंग दैट इज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ डॉग्स दैट इज डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग को कहते हैं। सलाइवा एंड यूरिन को रिलीज करेंगे बैट्स जो हैं फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग। इससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो लेस हो जाएगा और इससे वो फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। सिमिलर इज द केस अगर बॉडी टेम्परेचर लेस हो जाए, लो हो जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे विंटर सीजन में होता है, रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे मैसेज, अगेन थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और उससे क्या कुछ होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन स्किन की, जिससे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और हीट लॉस कम हो जाएगा। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस दैट इज बेसिकली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज कैरिड आउट बाय द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है कि वो इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जो फर होती है एनिमल्स में वो कैप्चर करती है स्टिल एयर को, जो एक्ट करती है एज ए इंसुलेटर। इस तरह जो ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर जो लेयर्स होती फैट की बिलो द स्किन दैट एक्ट एज ए इंसुलेटर। और ब्लबर दैट इज अ थिक फैटी लेयर, ये प्रेजेंट होती है इन द फिश, जो डीप सी फिश होती है उसमें ये ब्लबर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी अगेन नॉर्मलाइज हो जाती है। Thank you very much and Allah Hafiz.